तो स्टार्ट करें। जी सर, क्लियर वॉइस। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोगों को शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। अगर मेरे पास 1 रुपए हैं, आपके पास 1 रुपए हैं, हम दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, तब भी आपके पास 1 रुपए होंगे, मेरे पास भी 1 रुपए होंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है या एक आइडिया है, एक थॉट है, और वो हम आपस में शेयर करते हैं, आपके एक थॉट के साथ मैं अपना एक थॉट शेयर करता हूँ, तो अब मेरे पास भी 2 आइडियाज हो जाएंगे, 2 थॉट हो जाएंगे, और आपके पास भी 2 आइडिया और 2 थॉट होंगे। तो शेयरिंग इज केयरिंग, ये हमेशा याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई स्टडी मटेरियल हो, वो आपस में जरूर शेयर करिए एक दूसरे से। ग्रुप स्टडीज के लिए जाइए, ग्रुप स्टडीज करिए, और कोशिश करिए कि आप अपने ग्रुप में डिस्कस करें। वहां पर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, एक दूसरे को कंटेम्प्ट नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ये हमेशा देखा जाता है कि जहां पर भी इस तरह का सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, वहां के बच्चे हमेशा एक्सेल करते हैं। वहाँ जो ग्रुप स्टडीज होता है वो आपके नॉलेज को एनहेंस करता है। तो ग्रुप डिस्कशंस में जरूर इन्वॉल्व होइए। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो अपने ग्रुप के साथ उसको डिस्कस करिए। आप उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करिए। कोई नया सवाल अगर आप लोगों ने देखा है जो कहीं और किसी, कोई रेयर क्वेश्चन है जो आपकी नजर में आया, तो वो दूसरों को भी बताइए। बताने से आपको भी याद रह जाता है। तो एक एक इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वांट टू लर्न देन टीच समवन। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ अगर आपको कोई चीज लर्न करनी है, तो सबसे पहले आप उसको दूसरों को भी सिखाइए। तो जब आप सिखाते हैं तो आपको अपने आप याद हो जाता है। अब एक बड़ा टास्क आता है कि इतना सारा कुछ हम मेमोराइज कैसे करें, और बहुत ही क्विक टाइम में हमको वो रिकॉल करना पड़ता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि लगभग 55 सेकंड का मौका लगता है हमको एक सवाल करने के लिए। तो अब इसको क्या तरीका है, क्या हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? अच्छा, ये भी बहुत कॉमन है कि हम आज पढ़ें, रात को अगर हमने पढ़ा है और सुबह उसको भूल जाएं, ये बहुत ही कॉमन है। खास करके स्टडीज के मैटर में ये बहुत आम बात है कि हम शाम को पढ़ते हैं और सुबह को पूरा साफ हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा है, कुछ याद ही नहीं है, क्या डिस्कस किया था कुछ याद ही नहीं। इसलिए कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी रिकॉल करने की क्षमता को या रिटेन करने की क्षमता को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला मेथड है रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब होता है बोलना, पब्लिकली लोगों को बताना। जैसे कि मैं ग्रुप डिस्कशन में ही बता रहा था, तो ग्रुप डिस्कशन में जब आप किसी को कोई चीज सिखाते हैं या उसको रिसाइट करते हैं, उसको आप बताते हैं, उसका आप वाचन करते हैं, तो आपको वो ज्यादा देर रिटेन रहता है, क्योंकि आप उसको सिखा रहे हैं, आप उसको बार बार बोल रहे हैं। दूसरा मेथड है पार्ट मेथड। पार्ट मेथड का मतलब होगा जैसे कोई चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा हो, तो अब इस लंबे टॉपिक को अगर आपको पढ़ना हो तो आप एक साथ अगर उसको पढ़ेंगे तो कई लोगों की इंडिविजुअल कैपेसिटी वैसी नहीं होती कि वो सारा का सारा चैप्टर, एक 50 पेज का 60 पेज का चैप्टर अपने आप एक साथ बैठकर उसको कंप्लीट कर लें। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए पार्ट मेथड बहुत सिंपल है। पार्ट मेथड यानी उसको थोड़ा 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 करके आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख होंगे कलिंगर कटा हुआ है, खरबूजा कटा हुआ है। अभी जो खरबूजा है, अगर पूरा का पूरा खरबूजा किसी व्यक्ति को खाना पड़े तो हो सकता है कोई खा पाए और कोई ना खा पाए पूरा एक साथ। लेकिन अगर उसको आप काट देंगे, जो पूरा खरबूजा एक साथ नहीं खा सकता, अगर आप उसको कट करके पीसेस में देंगे, तो हो सकता है वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंतराल पर वो पूरा खरबूजा खत्म कर दे। एक साथ नहीं खा पाया लेकिन पार्ट में खा पाया। तो ये एक तरीका है पार्ट मेथड, जहाँ पर आप अपने चैप्टर को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और उसको छोटे छोटे भागों में आप उसको ग्रहण करते हैं, छोटे छोटे भागों में आप उसको पढ़ते हैं और कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। दूसरा एक मेथड है होल मेथड।
होल मेथड का मतलब होगा जब एक बार शुरू किया तो पूरा लास्ट तक ही पहुंचना है। अब अगेन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात होती है। कुछ लोग होते हैं जो एक साथ बैठते हैं और फिर पूरा टॉपिक खत्म करके ही उठते हैं, लेकिन सभी लोगों में ये गुण नहीं हो सकता। फिर भी जिनके अंदर ये गुण नहीं है वो लोग पार्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। जो पूरा का चैप्टर एक साथ पढ़ सकते हैं उनके लिए होल मेथड ही सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जितने भी जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उसमें होल मेथड ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, और जो बड़े चैप्टर्स होते हैं उसमें पार्ट मेथड से ज्यादा याद रहने की संभावनाएं रहती है। दूसरा एक मेथड है एक्टिव मेथड एंड पैसिव मेथड। अब ये एक्टिव मेथड क्या होता है? एक्टिव मेथड होता है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बोल बोल कर पढ़ता हूँ, मैं बोल बोल कर पढ़ता हूँ, पढ़ते वक्त मेरे मुंह से आवाजें निकलती रहती हैं और मैं, मेरे कान भी सुन रहे होते हैं, मेरी जुबान बोल रही होती है और मेरा माइंड उसको रिसीव कर रहा होता है। तो इसको कहा जाता है एक्टिव मेथड। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप बोल बोल कर पढ़ते हैं तो याद रहने की संभावना बढ़ जाती है, रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो पांचवा जो मेथड है वो है पैसिव मेथड। पैसिव मेथड का मतलब हो गया, यहाँ पर आप बोल बोल कर पढ़ रहे हैं और दूसरा वाला जो है आप चुप होकर केवल मन में केवल आप पढ़ रहे हैं, आप मन के अंदर आवाज आ रही है लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो इसको कहते हैं पैसिव मेथड। अभी एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड इन दोनों की भी अपनी विशेषताएं हैं। एक्टिव मेथड में जहाँ पर आसपास का जो माहौल होता है उससे आप थोड़ा सा हट जाते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये एक्टिव मेथड की खासियत है। और पैसिव मेथड में क्योंकि आप मन में ही बोलते रहते हैं तो कहीं से भी अगर छोटा मोटा आवाज आता है तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस पैसिव मेथड में ज्यादा होता है। हालांकि जो साइकोलॉजी की जो किताबें हैं वो ये सजेस्ट करती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप किसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो एक्टिव मेथड ज्यादा सूटेबल होता है, और जब आप किसी नए टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर पैसिव मेथड ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि पैसिव मेथड से आप समझते हैं, आप पढ़ते हैं समझते हैं और उसके बाद आप उसको ग्रहण करते हैं, जबकि एक्टिव मेथड में केवल आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और दूसरे जो टेक्निक है सर, नेक्स्ट ले लीजिए। दूसरे जो टेक्निक्स हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए, उसमें एक है स्पेस्ड मेथड, स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड। अगेन ये स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड बिल्कुल पार्ट मेथड और होल मेथड की तरह ही है। यानी आप एक अंतराल दे देते हैं कि आधा आज पढ़ा, फिर घंटे 2 घंटे का रेस्ट ले लिया आपने और फिर वापस आपने पढ़ा, तो इसको कहते हैं स्पेस्ड मेथड। और एक होता है अनस्पेस्ड मेथड। अनस्पेस्ड मेथड का मतलब हो गया एक बार शुरू किया तो अंत तक उसको खत्म करो। तो स्पेस्ड मेथड और अनस्पेस्ड मेथड से भी जो मेमोरी के रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है, रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। फिर एक तरीका होता है रोट मेथड। रोट मेथड जैसे कि नाम से ही है, रट्टा मार मेथड। रट्टा मार मेथड में कई जगह पर ये फायदेमंद होता है और कई जगह पर इसके नुकसान भी होते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं रेपर्टरी की बात करूँ तो रेपर्टरी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसे विषय हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आपको इस रोट मेथड का फायदा मिलेगा। जैसे आपको अगर किसी रेपर्टरी का डेट याद करना है, एक सीक्वेंस याद करना है कि उस रेपर्टरी में कितने सारे चैप्टर्स हैं, आपको अगर फिजियोलॉजी के जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं वो सब कुछ अगर आपको याद करना है, या आपको अगर कोई मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, मैथमेटिक्स की जो टेबल हम लोग याद करते हैं वो रोट मेथड में ही आते हैं। तो हमको रेपर्टरी के जो डेट्स होंगे, जो उनके एडिशन होंगे, उसके अंदर जो चेंजेस आए होंगे, वो सब कुछ हमको इस रोट मेथड से ही हमको बेनिफिट मिलेगा। तो रोट मेथड का मतलब हो गया बिना समझे, या वहां पर आपको समझने की या ज्यादा ज्यादा इंटेलेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपको रट्टा मारना है। आप जितनी बार उसको रट्टा मारेंगे उतना ही ज्यादा वो आपके दिमाग में बैठता चला जाता है। और इसी का ऑपोजिट मेथड है इंटेलिजेंट मेथड। अब इंटेलिजेंट मेथड जैसा कि नाम में ही है, वहां पर आपको आपका इंटेलेक्ट यूज करना पड़ता है। आपको कंसेप्ट समझकर आपको पूरा चैप्टर
का कंसेप्ट समझना होता है बेसिकली। आप जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो केवल रट्टा नहीं मार रहे होते हैं, बल्कि आप समझ रहे होते हैं ये बेसिकली ये चैप्टर में लिखा क्या है, ऑथर कहना क्या चाहता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका ये कैसा है, फिलोसफिकल बैकग्राउंड कैसा है। तो उन सब के लिए आपको इंटेलिजेंट मेथड का हेल्प मिलेगा। और एक मेथड है रिदम मेथड। रिदम मेथड का मतलब हो गया कि आप एक आपको जो कुछ भी आपको याद करना है, आप उसको किसी म्यूजिक के फॉर्म में आप उसको याद कर लेते हैं। ये भी एक डेटा से पता चलता है, एक रिसर्च डेटा से, कि हम लोगों को म्यूजिक बहुत जल्दी याद हो जाता है। और अगर हमको कोई कहानी याद करनी हो तो कहानी हमको याद नहीं होगी, म्यूजिक हमको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा, लेकिन कहानी वर्ड टू वर्ड याद नहीं होगी, कहानी में हम वेरिएशन ले आते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशंस हैं जो आपकी मेमोरी को या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। जैसे कि टाइम पीरियड, सबसे पहला है टाइम पीरियड। आपने अपनी पढ़ाई को कितना समय दिया, या जिस किसी भी स्टडी से आप एक्सपोज हुए हैं, आपने कितना ज्यादा समय उसके साथ बिताया। तो जितना ज्यादा समय आप बिताएंगे, जितनी बार आप उसको रिपीट करेंगे, उतना ही बेहतर कंडीशन होगा मेमोरी के लिए, उतना ही बेहतर होगा आपको रिटेन करना। सेकेंड चीज है गुड हेल्थ। स्वाभाविक है, जितना टाइम पीरियड अगर आपने ज्यादा बिताया तो ज्यादा आपको याद रहेगा, और कम समय बिताया या कम समय दिया है किसी टॉपिक को तो उसको भूलने की संभावना भी उतनी ज्यादा होती है। दूसरा है गुड हेल्थ। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो यकीन मानिए कि आपका दिमाग भी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए। हेल्दी रखने का मतलब है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीजों से दूर रहिए, किसी भी तरीके के फियर से दूर रहिए। हमारे हाथ में एग्जाम्स के परिणाम नहीं है, हमारे हाथ में केवल एग्जाम्स में मेहनत करना है। तो हम मेहनत कर सकते हैं, तो परिणाम को सोच सोच कर एंशियस मत होइए। गुड फूड का मतलब हो गया ज्यादा ऑयली, ज्यादा तेल मसालेदार, इन सब चीजों को अवॉइड करिए। हाइड्रेटेड रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। खास करके एग्जाम से पहले और पढ़ाई शुरू करने से पहले हेवी फूड मत लीजिए। हेवी फूड का मतलब जो ज्यादा ऑयली हो, जो ज्यादा मीठा भरा हो, नहीं तो जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे आपको नींद आने लगेगी। जैसे आप पढ़ाई करने की शुरुआत करेंगे आपको नींद आने लगेगी, और फिर ये जब नींद में आप पढ़ेंगे तो वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है कि आप रिटेन कर पाएंगे। तो एक टाइम पीरियड, एक है गुड हेल्थ, दूसरा है, तीसरा है गुड फूड, और चौथा है गुड स्लीप। नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तब, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो तब। नींद हमेशा 8 घंटे की आपको मिलनी ही चाहिए। ये अगर हम सोचते हैं कि अगर हम रात को जागेंगे तो हमको ज्यादा बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि परफॉर्मेंस आपका डिटोरिएट होगा। तो अच्छी नींद लीजिए, और पर्पस लाइए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, या क्यों आप सीखना चाहते हैं, या आपको ये जो भी अचीव करना है क्यों अचीव करना चाहते हैं। तो जब तक आपको आपकी लर्निंग का एक पर्पस नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक लक्ष्य नहीं मिलेगा कि क्या करना है आपको, तब तक आपका पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तब तक आप उसको उतना सीरियसली भी नहीं लेंगे। ये सबकॉन्शियसली होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता। तो पर्पस ऑफ लर्निंग आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका गोल सेट होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। जब आपका गोल सेट होगा तभी आप इन बाकी सारे फैक्टर्स का फायदा उठा सकेंगे, उसका यूज कर सकेंगे। गुड फूड में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जनरली होता ही है कि हम लोग एग्जाम्स वगैरह के समय कॉफी और चाय और इस तरह की चीजें ज्यादा पीते हैं ताकि हमको नींद ना आए। लेकिन अब क्योंकि हम होम्योपैथ हैं तो हमको ये सेकेंडरी एक्शन, काउंटर एक्शन भी हमको पता ही है। तो आप जब कॉफी एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं या चाय आप एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं, तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अगर आपने गुड स्लीप नहीं ली है तो वो आपका जो स्टडी होगा वो प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाएगा। आप थके थके से रहेंगे, और थका हुआ शरीर, थका हुआ दिमाग, थका हुआ ही रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा वो।
तो मोटा मोटा अगर ये कहा जाए तो देयर इज नो शॉर्टकट। सर नेक्स्ट लाइन लीजिए, देयर इज नो शॉर्टकट और देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला। कोई ऐसा चमत्कारी उपाय नहीं है कि चुटकी बजाई और सक्सेस मिल गया। आपको वो जो सफर है वो सफर आपको तय करना पड़ेगा। आपको आपकी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी और आपको अपनी यात्रा को एक अंजाम देना होगा। तो देयर इज नो शॉर्टकट और देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला फॉर अचीविंग सक्सेस। इट इज ओनली कंसिस्टेंट एफर्ट। ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो होंगे यही चेंजेस लेकर आएंगे। सर नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट 70 नंबर। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रेपर्टरी सब्जेक्ट जो है हमको टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से रेपर्टरी सब्जेक्ट को 20 मार्क्स अलॉट किए गए। 20 मार्क्स अगर आप देखें 200 के हिसाब से तो इट इज ऑलमोस्ट 10%। एक एक मार्क्स जो होता है वो प्रीशियस होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग चलती है। एक मार्क्स, एक नंबर से अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर गए तो हम वो हमारे लिए क्या होगा कि हम एक सीट लूज कर गए। लूजिंग 1 मार्क कैन कॉस्ट यू टू लूज अ सीट। तो एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि रेपर्टरी को तो बस 20 नंबर ही मिले हैं, फार्मेसी को तो बस 5 ही नंबर मिले हैं, तो मैं फार्मेसी क्यों पढ़ूं, छोड़ो। ये हम हमारे बीएचएमएस में कर सकते थे कि यार ये इस टॉपिक में तो चलो 5 ही नंबर मिले, उसको एक बार फिर छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा है तो आप समझ लीजिए कि चांसेस बढ़ गए हैं कि आपको वो सीट ना मिले। तो इसलिए तैयारी पूरी रखिए। नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एक चीज ये भी होता है कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं लगता है। फिलहाल हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए कि हमको सारे क्वेश्चन आए और सारे क्वेश्चन को हम करेक्ट आंसर कर पाए। नेक्स्ट लीजिए। तो अगर हमको रेपर्टरी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि कुछ जगह पर हमको इंटेलिजेंट मेथड यूज करना पड़ेगा और कुछ जगह पर हमको रोट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो प्रिपेयरिंग रेपर्टरी सब्जेक्ट का मतलब हो गया अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। पहले तो आप रेपर्टरी समझिए कि व्हाट इज रेपर्टरी, व्हाट इज रेपर्टरी, व्हाट इज रेपर्टराइजेशन, रेपर्टरी की जरूरत क्यों पड़ गई, ये सब हमको पता होना चाहिए। इसमें रेपर्टरी में कई जगह पर ना टर्मिनोलॉजीज बहुत अलग अलग आते हैं, जैसे कहीं कॉन्कॉर्डेंस लिखा जाएगा तो कहीं पर रिलेशनशिप लिखा जाएगा, कहीं पर क्रॉस रेफरेंस लिखा जाएगा, कहीं पर क्रॉस रेपर्टराइजेशन लिखा जाएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है, फिर अगर आप माइंड सेक्शन में आ जाओ तो फिर तो टर्मिनोलॉजीज तो बहुत ही सारे हो जाते हैं और मामूली मामूली सा अंतर हो जाता है। डिलीरियम डिल्यूजन के बीच एकदम फाइन डिफरेंस है और हेलुसिनेशन और डिलीरियम के बीच एकदम फाइन डिफरेंस है। तो ये मैं ऐसे एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे अलग अलग रूब्रिक्स होंगे, अलग अलग टर्म्स होंगे जिसको समझना बहुत जरूरी। तो सब्जेक्ट को समझिए, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है उसको समझिए। टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए आप किसी भी अच्छे डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। रेपर्टरी को समझिए, जिस रेपर्टरी को आप पढ़ रहे हैं, लेटर से अगर आप बीटीपीबी पढ़ रहे हैं तो उस बीटीपीबी की रेपर्टरी को आपको समझना पड़ेगा, उसका जो फिलोसफिक बैकग्राउंड होगा वो आपको समझना पड़ेगा। यही पैटर्न है ना हर रेपर्टरी पर लागू होगा। वहां पर आपको रेपर्टरी समझना है क्यों कंस्ट्रक्शन कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, उसके अंदर ग्रेडेशन कैसा है जिसको कि हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं। तो अंडरस्टैंड इट्स टाइपोग्राफी। हर रेपर्टरी हर केस में लागू नहीं होती है। तो उसके मेरिट्स क्या हैं, यानी कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, उस रेपर्टरी को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यानी उसका मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट रेपर्टरी। हर रेपर्टरी एक खास टूल होती है,
तो वो किन केसेस में सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी ये जानना भी जरूरी होगा। उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि वो रेपर्टरी इतना फेमस हो गई है या इतना ज्यादा यूज में आ रही है। तो अंडरस्टैंड द स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट रेपर्टरी। तो आपको सब्जेक्ट समझना है, टर्मिनोलॉजी समझनी है, रेपर्टरी समझना है, उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड समझना है, प्लान कंस्ट्रक्शन समझना है, अरेंजमेंट समझना है, टाइपोग्राफी समझना है, मेरिट डीमेरिट समझना है, मेथड ऑफ वर्किंग समझना है और उसके स्पेशल फीचर्स को आपको समझना है। उसके बाद नंबर आता है उसके जो डेट्स हैं, जिस दिन वो पब्लिश हुआ था, जिस तारीख को या जिस सन में वो पब्लिश हुआ था। जो उसके ऑथर्स हैं उन ऑथर्स का नाम आपको समझना होगा, आपको मेमोराइज करना होगा। अगर कोई उसके नए एडिशन आए हैं, कोई अगर उसकी नई प्रतिलिपि आई है तो उस एडिशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपको मेमोराइज करना होगा। जो भी अलग अलग चेंजेस जिसने भी डाला है वो आपको मेमोराइज करना होगा। तो नेक्स्ट ले लीजिए, मेमोराइज द डेट्स ऑफ इट्स पब्लिकेशन। बहुत सारे रेपर्टरीज का तो केवल डेट ही पूछा जाता है एग्जाम में कि ये रेपर्टरी इस ईयर में पब्लिश हुई थी और 4-5 ईयर लिख दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चुनना पड़ता है। या ऑथर का नाम दे देंगे कि ये रेपर्टरी किस ऑथर ने बनाई है, 4-5 ऑथर्स का नाम दे देंगे। तो अगर हमको वो याद नहीं होगा, ये सब जगह पर हमको रोट मेथड यानी वो रट्टा मारना वाला मेथड हमको हेल्प करेगा। तो ये सब हमको याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए ये एक क्वेश्चन आया था बिहार आयुष होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर 2014 में। इसमें क्वेश्चन ये है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू पैथोलॉजिकल जर्नल्स गिवन बाय, यानी पैथोलॉजिकल जर्नल्स को सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसने दिया है। बोगर ने दिया है, बोनिंगसन ने दिया है, केंट ने दिया है या डॉक्टर ग्रॉस ने दिया है। तो अब अगर हमको उस ये पैथोलॉजिकल जर्नल, ये जो टर्म है, ये जहां पर भी यूज हुआ है, अगर वो हमको पता नहीं है तो हमको ये भी नहीं पता होगा कि इस पैथोलॉजिकल जर्नल को एक्चुअली बताया किसने था। तो अब क्योंकि हम जानते हैं तो हम उसको आसानी से उसको समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर बोगर ने बीबीसीआर जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने पैथोलॉजिकल जर्नल ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। बोनिंगसन ने तो नहीं किया है। बोनिंगसन से इंस्पायर होकर डॉक्टर बोगर ने किया था। और डॉक्टर जेटी केंट जो है वो तो बोनिंगसन के एकदम विपरीत थे, तो उनका पैथोलॉजी से लेना देना नहीं है ज्यादा। तो हमारा आंसर है आंसर ए, यानी डॉक्टर बोगर ने पैथोलॉजिकल जर्नल्स को इम्पोर्टेंस दिया। अब ये हम क्यों समझ पाए, क्योंकि हमको रेपर्टरी के बारे में पता था, क्योंकि हमको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता था कि इस टर्मिनोलॉजी को किस ऑथर ने बोला है, इसलिए हम ये आंसर दे पाए। नेक्स्ट ऐसे एक क्वेश्चन है, बोनिंगसन जनरलाइज द सिम्टम्स बाय अडॉप्टिंग। अब आंसर है द डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, द जनरल सिम्टम्स, द कंसेप्चुअल इमेज, द कॉमन सिम्टम। तो बेसिकली देखा जाए बोनिंगसन ने इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात की है। बोनिंगसन की जो बुक है BTPB, बोनिंगसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, उसमें उन्होंने इन चारों ही बातों के ऊपर डिस्कस किया है। अगर आप सुपरफिशियली इसको देखें तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बोनिंगसन जनरलाइज द सिम्टम्स। जनरलाइज यानी डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशन का ही दूसरा नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। अब ये हम क्यों हम यहाँ तक पहुंच पाए, क्योंकि हमको मालूम है बोनिंगसन ने जनरलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि हमको पता है BTPB में सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशन। हमारा आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट, अब ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कुछ जगहों पर तो ऑथर के नाम ही पूछे जाएंगे। एडिटर ऑफ सिंथेसिस रेपर्टरी, सिंथेसिस रेपर्टरी कौन है, क्या जॉर्ज विटलकस है, क्या डॉक्टर गर्थ बोरिक है, या डॉक्टर जूलियन विंसन है। तो गर्थ बोरिक तो सिंथेसिस रेपर्टरी के वक्त गर्थ बोरिक नहीं थे। क्या जूलियन विंसन है, नहीं वो भी नहीं है। इसका आंसर है डॉक्टर फ्रेडरिक श्रोनिन। तो ये हमको इसलिए पता लगता है क्योंकि हमको सिंथेसिस रेपर्टरी और उसके ऑथर के बारे में हमको जानकारी है। एक क्वेश्चन है, रेपर्टरी ऑन कॉजेशन इज रिटन बाय, रेपर्टरी ऑन कॉजेशन इज रिटन बाय बोगर, विल्सी, बोरलैंड, डॉक्टर भारद्वाज।
आंसर इज डी, डॉक्टर भारद्वाज। क्योंकि हमको बोगर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, क्योंकि हमको बोरलैंड के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, क्योंकि हमको विल्सी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, इसलिए हम इस आंसर पर पहुंच पाए, क्योंकि हमको डॉक्टर भारद्वाज के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पता है। अब ये सब कुछ हमको रेपर्टरी सब्जेक्ट पढ़ने से आया है, ये सब कुछ हमको उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ने से आया है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि कई जगह पर ऐसा होगा कि वहां पर सिर्फ क्वेश्चन देंगे और ऑथर का नाम ही पूछेंगे, तो ये ऑथर का नाम भी हमको मेमोराइज करना पड़ेगा अगर हमको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो मैंने डेट्स के बारे में बताया था, ये क्वेश्चन डेट्स के बारे में भी आ गया कि कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज ऑफ पेक्यूलियरिटीज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज बाय बोनिंगसन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1830, 1832, 1833, 1845। अब हमको बोनिंगसन के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, इसलिए हम बता सकते हैं कि इन्होंने 1833 में ये जो आर्टिकल है वो लिखा था, नॉलेज ऑफ पेक्यूलियरिटीज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से आता है हमारे सामने, इन विच रेपर्टरी, ये अरेंजमेंट से है, ये जो क्वेश्चन अभी स्लाइड नंबर 25 में है, ये अरेंजमेंट से हमको पता लगता है। इन विच रेपर्टरी स्पेसिफिक आवर, यानी सटीक समय नहीं दिया गया है। इन विच रेपर्टरी स्पेसिफिक आवर इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन टाइम। तो क्या जेंट्री है? नहीं, जेंट्री में है, हमको पता है। कैंट में भी है, हमको वो भी पता है। बीटीपीवी में भी है, हमको पता है। बीबीसीआर में, हाँ, बीबीसीआर में इन्होंने स्पेसिफिक टाइम ना मेंशन करके मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग इस तरीके से मेंशन किया है। जैसे 8 बजे का समय है तो उन्होंने 8 बजे नहीं लिखा है, उन्होंने या तो इवनिंग लिखा है या ट्विलाइट लिखा है। तो ये सिर्फ बीबीसीआर में हमको देखने को मिलता है जो यहाँ पर लिखे गए। तो हमारा आंसर होगा आंसर बी। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, कुछ डेट्स, अरेंजमेंट, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, यही सब कुछ हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब अगर रेपर्टरी को स्टडी करना है तो उसका क्या मेथड हो सकता है? सर नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। इसका मेथड होगा मेक नोट, खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स जब आप बनाते हैं तो आप दो काम करते हैं, पहले तो आप पढ़ रहे होते हैं, दूसरे आप जब हाथ से लिखते हैं तो वो एक तरीके का रिवीजन भी हो जाता है। तो मेक नोट्स, मेक टेबल ऑफ डेट्स, ऐसे अलग अलग रेपर्टरी का डेट्स का टेबल बना लीजिए। तो वो टेबल बनाने से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, उसको आसानी से उसको रिव्यू कर सकते हैं। लर्न मीनिंग ऑफ ईच टर्मिनोलॉजी दैट कम्स अक्रॉस, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आप उसका मीनिंग समझिए, एक अच्छी डिक्शनरी का इस्तेमाल करिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अब रेपर्टरी का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। सर ये शायद रिकनेक्ट होगा क्या? सर अभी 5 मिनट है सर। अच्छा है, 5 मिनट। जी सर, जैसे ही तो रेपर्टरी के इंट्रोडक्शन में रेपर्टरी का नाम सुनकर कई बार कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि रेपर्टरी में जो कुछ है वही सच है, या जो भी उसमें बता दिया गया वो फाइनल है। पर ये रेपर्टरी एक्चुअली होती क्या है? किसी भी विषय को समझने से पहले जब तक हम उसका मीनिंग ना समझ जाएं, वो शब्द कहाँ से आया है वो अगर हम ना समझ पाए, तो उसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम उसको इम्बाइब नहीं कर पाएंगे। तो रेपर्टरी जो है ये एक लैटिन शब्द से आया है, रेपर्टॉयर। रेपर्टॉयर जो है वो एक उससे भी पुराने लैटिन शब्द से आया है जिसको कहते हैं रेपर्टोरियम। अब रेपर्टोरियम जो है वो एक दूसरे शब्द से निकला है जिसको कहते हैं रेपर्टस। बेसिकली ये एक लैटिन शब्द से आया है। अब रेपर्टोरियम को या रेपर्टरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेपर्टरी का मतलब होता है एक स्टोर हाउस, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहां पर आप अपने
सभी चीजों को स्टोर करके रखते हैं, प्रॉपरली आप उसको अरेंज करके रखते हैं। जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन हो गया, या कोई आप कोई कोई प्रोडक्ट हो गया, या कोई आपका समझिए कि कोई आर्टिकल है, कोई बुक है, कोई कैसेट्स हैं। तो एक वो स्टोर हाउस है जहाँ पर आपने उसको अल्फाबेटिकली या किसी तरीके से आपने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप वहां से उसको बड़ी आसानी से आप उसको निकाल सकें। तो चेम्बर का जो डिक्शनरी है वो ये बताता है कि इट इज अ स्टोर हाउस, अ रिपोजिटरी, स्टोर और कलेक्शन स्पेशली ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्टेंसेस, फैक्ट्स एक्सेट्रा। फिर ब्रेनी डिक्शनरी का मीनिंग देता है कि ये एक मैगजीन है, ये एक स्टोर हाउस है। ये जो टर्म है रेपर्टरी, रेपर्टरी 18th सेंचुरी में मिलिट्री के द्वारा यूज किया जाता था। वेस्टर्न कंट्रीज में बार बार क्या होता था कि वहां पर उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, अलग अलग राजाओं के बीच में, अलग अलग राज्यों के बीच में। तो वो लोग क्या करते थे, जगह जगह पर अपने किले बनाकर रखते थे, और हर किले के अंदर इनका एक हथियारों का, एक हथियार रखने का एक जगह होता था, जहां पर ये अपने सारे हथियार रखते थे। उसको इस तरीके से अरेंज करके रखते थे कि कभी भी अगर अचानक से लड़ाई हो जाए या लड़ाई छिड़ जाए, तो वहां से तुरंत आसानी से वो अपने हथियारों को निकाल सकें और उसका उपयोग कर सकें। तो उसको उन्होंने बेसिकली उस जगह पर या उस स्टोर हाउस में अपने सारे हथियारों को अरेंज करके रखा था सिस्टमैटिक ऑर्डर में। उसी प्लेस को ये लोग रेपर्टोरियम कहते थे, या उसी प्लेस को लोग रेपर्टॉयर कहते थे। तो रेपर्टॉयर या रेपर्टोरियम का मतलब हो गया आर्मामेंटेरियम, जहां जहां से हम सारे हथियार ले सकते हैं। जैसे हमारे हथियार क्या है, हमारे हथियार रूब्रिक्स हैं, हमारे हथियार सिम्टम्स हैं, हमारे हथियार जो रेमेडीज हैं वो हैं। तो हमने सारे सिम्टम्स को अरेंज कर दिया, सारे सिम्टम्स को हमने एक इंडेक्स फॉर्म में इस तरीके से अरेंज किया है कि हमको अगर कोई सिम्टम ढूंढना हो तो हम आसानी से वो सिम्टम ढूंढ सकते हैं, और उस सिम्टम के लिए कितने सारे रेमेडीज हैं, कौन कौन से रेमेडीज हैं जो उस सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हम जान सकें। तो इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन क्या होता है इसका, सर नेक्स्ट कर लीजिए। रेपर्टरी इज अ सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली, क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिकली, यानी सिस्टमैटिकली उसको अरेंज किया गया है, एंड लॉजिकली, लॉजिकली यानी कुछ न कुछ एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, यानी हर रेपर्टरी के पीछे एक फिलोसफी है कि उस रेपर्टरी को उस तरीके से ही अरेंज क्यों किया गया, या उस तरीके से ही उसको क्यों प्रेजेंट किया गया। तो रेपर्टरी सिस्टमैटिकली और लॉजिकली अरेंज इंडेक्स है। किस चीज का इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब होता है शीर्षक। किताब जब हम खोलते हैं तो पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी हमको एक अनुक्रमणिका दिखती है, एक इंडेक्स दिखता है, जिसमें हम अलग अलग चैप्टर्स का नाम लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है, कहाँ से कहाँ तक वो है वो लिखा होता है, किस ऑथर ने उस चैप्टर को लिखा है वो लिखा होता है। तो इसी तरीके से रेपर्टरी भी जो है वो बेसिकली जो सिम्टम्स हैं जो मटेरिया मेडिका में मौजूद हैं उसी का इंडेक्स। तो रेपर्टरी इज अ सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज इंडेक्स टू होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विच इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सारे इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा हुआ है। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है, टॉक्सिकोलॉजी से मिला है, ड्रग प्रूविंग से मिला है, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। टॉक्सिकोलॉजी से, ड्रग प्रूविंग से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मटीरिया मेडिका बना, और इस मटीरिया मेडिका से रेपर्टरी बना। तो इसी तरीके से होम्योपैथिक काउंसिल भी यही कहती है कि रेपर्टरी इज एन इंडेक्स कैटलॉग ऑफ सिम्टम्स। सर नेक्स्ट है लीजिए। रेपर्टरी इज एन इंडेक्स कैटलॉग ऑफ सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका। कैटलॉग ऑफ सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका, कैटलॉग का मतलब क्या आप लोग समझ गए होंगे। जब हम कहीं भी जाते हैं तो किसी होटल में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप अपना मेनू कार्ड दिखाइए, तो ये मेनू कार्ड है। एक सिम्टम है और उस सिम्टम में कितने सारे मेडिसिन के डिशेस हैं वो उसके नीचे लिखे हुए हैं। तो रेपर्टरी इज एन इंडेक्स, अ कैटलॉग ऑफ सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका neatly arranged in practical form and also indicating the relative gradation of drugs, जिसमें हमको उस पर्टिकुलर सिम्टम का क्या वैल्यू है उस ड्रग के अंदर, वो उसके ग्रेडेशन से हमको पता लगता है।
and it greatly facilitates for quick selection of indicated remedy. तो रेपर्टरी हमको हेल्प करता है क्विक सिलेक्शन करने में, रेमेडी तक पहुंचने में। सीएम बोगर कहते हैं रेपर्टरी इज एसेंशियली एन इंडेक्स may be advantageously used as such for discovering particular symptoms containing similar combination with pathogens. So repertory is again an index of symptoms. डॉक्टर बिडवेल भी यही कहते हैं रेपर्टरी इज लाइक अ डिक्शनरी, ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह है जहां पर सारे पैथोलॉजिकल फिनोमेना को अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिससे कि हम आसानी से उसको ढूंढ सकें, आसानी से हम एक होम्योपैथिक रेमेडी तक पहुंच सकें जो हमारे केस से मिलता जुलता हो। आरपी पटेल सर कहते हैं रेपर्टरी इन होम्योपैथी इज एन इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ फॉर्मेट रेमेडी। डॉक्टर जुगल किशोर भी यही कहते हैं रेपर्टरी इज अ सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी और एन इंडेक्स, बेसिकली रेपर्टरी इज एन इंडेक्स ऑफ होम्योपैथी। तो आपका डेफिनेशन क्या होगा रेपर्टरी का? रेपर्टरी इज एन इंडेक्स टू मल्टी रेमेडिका, जहाँ पे मल्टी रेमेडिका के सारे सिम्टम्स को लॉजिकली सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है। तो रेपर्टरी सर रिकनेक्ट करें क्या वापस से? सर रिकनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक 10 मिनट लगेगा सर। जी सर जी।